नवजागरण के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे चिंतक विचारक, एक ऐसे भाषा सेवी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं जिन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति या साहित्यकार माना जाता है। द्विवेदी जी ने संपादन कला के उन सूक्ष्म बिंदुओं को भी उद्घाटित किया, हमारा ध्यान आकृष्ट किया। संपादन क्या होता है, संपादन की तकनीक क्या होती है, संपादक के गुण क्या होते हैं, इन सब को अगर जानना हो तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्रकारिता क्षेत्र में किए गए अवदान को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वे हिंदी भाषा को व्याकरणिक समृद्धि प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा की गरिमा को, उसकी मर्यादा को, व्याकरण की महत्ता को बार बार रेखांकित किया, लेकिन जन सामान्य की पठनीयता, इसकी भी उपेक्षा नहीं की। इसका भी विशेष रूप से उन्होंने ध्यान रखा और हिंदी को व्यावहारिक समृद्धि देने के पक्षधर वो बन गए। भाषाई अनुशासन की सशक्त सुदृढ़ आधारशिला उन्होंने रखी और खड़ी बोली के प्रयोग अनुप्रयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ी बोली हिंदी को अपनाने, आत्मसात करने और उसमें सृजन करने का, यह भी द्विवेदी जी ने हमारे सामने तैयार किया। हिंदी भाषा में कार्य करते हुए, लेखन शिक्षा देते हुए, यानी लेखकों को लेखन कैसे करना है, कविता कैसे लिखनी है, निबंध कैसे लिखने हैं, इन सब की शिक्षा दी। व्याकरण सम्मत और अनुशासित हिंदी, इसके प्रयोग पर उन्होंने बल दिया। कोई कैसे भी किसी भी रूप में शब्द का, मुहावरे का, लोकोक्ति का या भाषा की अभिव्यक्ति का प्रयोग करे, इसके वो सख्त विरुद्ध थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य की उपाधि इन्हीं सब गुणों से अर्जित की। खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा की लोक स्वीकृति एवं सृजन धार्मिता, इसके विषय में द्विवेदी जी ने खूब लिखा, खूब आह्वान किया, उद्वेलित किया और खड़ी बोली के प्रबल समर्थक बनकर वो उपस्थित हुए। सरस्वती पत्रिका को उन्होंने खड़ी बोली की प्रबल प्रतिष्ठा का एक साधन, एक शस्त्र बना लिया। उसी का सुपरिणाम है कि उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, इससे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का सृजन भी हुआ। इसी से द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। महाकाव्यात्मक सृजन की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी। इसलिए प्रिय प्रवास जैसा खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य हमारे सामने उपस्थित हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने प्रिय प्रवास लिखकर एक महाकाव्यात्मक बृहत रचना हिंदी जगत को, साहित्य जगत को दी, प्रदान की और द्विवेदी जी उनके प्रेरक रहे, ये बात उन्होंने स्वीकार भी की। द्विवेदी जी को नवजागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। देश, देश प्रेम, समाज सुधार, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, भारत, भारतीयता, सांस्कृतिक जागरण, अतीत का गौरवगान, भाषा शोधन, साहित्य संपादन, समकालीन वैश्विक चिंतन, इतिहास चिंतन, भारतीय चिन्हों के विषय में, प्रतीकों के विषय में अध्ययन और एक तटस्थ समालोचक, एक तटस्थ समाज दृष्टा की तरह वो पूरी गंभीरता से समाज, संस्कृति, भूगोल
इतिहास, मूल्य, इनको पढ़ते रहे, इनका अध्ययन करते रहे और फिर अपनी रचनाओं में उन्हें पिरोते रहे। द्विवेदी जी आत्मचिंतन, आत्मगौरव, आत्मदान, इन सब पर प्रचुर मात्रा में बल देते हैं। वास्तव में भारतेंदु युगीन खड़ी बोली हिंदी को चलती हुई भाषा, यानी गतिमान गतिशील भाषा अगर कोई देखना चाहता था तो वो द्विवेदी जी थे। वो उसे मांझते हैं, वो खड़ी बोली हिंदी को संवारते हैं और इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। इसीलिए उनके पास भाषाई नेतृत्व की भी अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अशुद्धियों का निवारण किया, उन्होंने नवसृजकों को आमंत्रित किया, प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाओं को खड़ी बोली में लिखवा कर उनका संपादन किया, उनका प्रकाशन किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उनके मनोबल को बढ़ाया। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने तो यह स्पष्ट लिखा ही है कि मुझसे कोई अगर पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया तो मैं समग्र आधुनिक हिंदी साहित्य को दिखाकर यह कह सकता हूँ कि यह सब उन्हीं की सेवा का फल है। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस युग में जिस तरह की कविताएं लिखी वो नितांत प्रासंगिक और राष्ट्रोपयोगी कविताएं थीं। जो विषय और अनुशासन उन्होंने चुना वो देश और समाज के लिए अत्यंत सार्थक और महत्वपूर्ण बन गया। उनकी कविताओं का विषय मनोरंजन, श्रृंगार या निरूपण आदि नहीं था। वो समाज, संस्कृति, देश, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी तमाम परंपराएं, गौरवशाली अतीत, भारत का भूगोल, भारत की संस्कृति, वो इनके विषय में चिंता कर रहे थे। वो पूरी दुनिया में जो कुछ घट रहा था, चाहे वो विधवा विवाह हो, चाहे अनमेल विवाह हो, चाहे स्त्री शिक्षा हो, इन सब मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। इसलिए वो लिखते भी हैं, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच, बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जो हम दाना दाना को मोहताज। हम जानते हैं कि कृषि प्रधान भारत में कृषि का सबसे सशक्त अगर कोई पात्र है तो वो बैल है। हम बैलों से खेती करते हैं और बैलराज के प्रति महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह जो दर्शन है, ये जो दृष्टि है, ये वंदनीय है। तुम्हें खंड कर देते हैं जो महानिर्दयी जन सिरताज, धिक उनको उन पर हंसता है बुरी तरह यह सकल समाज। सन 1990 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में हे कविते शीर्षक से बहुचर्चित कविता लिखकर हिंदी में विषय वैविध्य के अभाव पर क्षोभ व्यक्त किया। वो चाहते थे कि नए विषय आएं। विश्व की जो चिंताएं थीं वो हिंदी की कविता से, हिंदी के गद्य लेखन से जुड़ें। ब्रजभाषा लेखन के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में द्विवेदी जी समकालीन विश्व चिंतन के ज्वलंत विषयों पर लिखते रहे, लिखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित भी करते रहे। उनके रचनात्मक सारस्वत प्रयासों से इस युग को सुधार काल, गद्य काल जैसे नाम भी दिए गए। भाषाई क्रांति करते हुए उन्होंने कविता की भाषा, छंद, शैली, शिल्प, इन सब के परिष्कार का एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने युग के साहित्यकारों की कृतियों में भाषागत दोषों का निवारण किया, उन्हें संस्कारित किया। वो अपनी ये सेवाएं लंबे समय तक साहित्यकारों को देते रहे। रचनाकारों की भाषा को, उनकी व्याकरण सम्मत दृष्टि को सरल, सुबोध और रसानुकूल, विषयानुकूल बनाने पर वो बल देते रहे। उन्होंने साहित्य को जनजीवन के निकट लाने पर, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति का उपकरण बनाने पर विशेष रूप से बल दिया। वास्तव में इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो
दृष्टिकोण है, जो एक विराट साहित्य आकाश उनके सामने उपस्थित है, वो उस पर लगातार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कार्य करते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। इसलिए बात चाहे वर्ण विषयों की हो, उनकी नवीनता और विविधता की हो, वो लगातार उस पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि का अनुमान हम लगा सकते हैं। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। रीतिकाल में, उत्तर मध्यकाल में जिस तरह की कविता श्रृंगार की, प्रेम की, युगल संबंधों की लिखी जाती रही और तरह तरह की लीलाओं का चित्रण किया जाता रहा, चाहे वो भक्तिकाल हो या रीतिकाल। वो कहते हैं यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो चुका है। न परकिया पर अब प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन तो हो ही सकता है। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का ही यह चिंतन है, यह सोच है, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। द्विवेदी जी ने ये बताया कि मनोरंजन मात्र नहीं, मनोरंजन भी अगर साहित्य का एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण है कि हम देश की स्थिति पर, समाज की समस्याओं पर, देश के गौरव पर, गौरवशाली अतीत पर, हमारी मूल्य परंपरा पर, हमारी संस्कृति और संस्कारों पर हम विचार करें, उनका पुनर्उद्घाटन करें, पुनर्लेखन करें, पुनराख्यान करें। इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने युद्ध स्तर पर नए नए विषयों को लेकर काव्य लिखा, गद्य सृजन किया और अनुवाद किया और पत्रकारिता की दृष्टि से उन पर लेखन भी किया। द्विवेदी जी ने पारंपरिक छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पे और सवैया आदि के अतिरिक्त अन्य नए अनेक छंदों में भी प्रयोग करते हुए काव्य सृजन किया। वे इन छंदों का विरोध नहीं करते, किंतु नए नए छंद प्रयोगों की आवश्यकता पर विशेष बल भी देते हैं। उनके पास एक ऐसी दृष्टि थी जिसमें निरंतर नवीनता, निरंतर मौलिकता का बोध होता है। परिणामतः गीतिका छंद, हरिगीतिका आदि छंदों में भी काव्य सृजन होने लगा। द्विवेदी जी ने उपेक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक पात्रों को रचना के केंद्र में रखने का आग्रह और आह्वान किया। उसी का सुपरिणाम था कि मैथिलीशरण गुप्त, जो साकेत जैसी महाकाव्यात्मक रचना के सर्जक हैं, जयद्रथ वध हो, यशोधरा हो, इस तरह की बहुत सी दुर्लभ रचनाओं के सृजक, भारत भारती हो, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें, ये समस्याएं सभी मैथिलीशरण गुप्त ने इस तरह के साहित्य का सर्जन किया, काव्य की श्रृंखला प्रस्तुत की। इसीलिए उनको हम हिंदी का पहला राष्ट्र कवि कहते भी हैं, मानते भी हैं, उन्हें ये उपाधि दी भी गई। राम कथा परक महाकाव्यात्मक रचना साकेत उन्होंने जब लिखी तो उसकी नायिका उन्होंने उर्मिला को बनाया, जबकि सभी राम कथाओं की नायिका का जो श्रेय है, पद है, वो सीता को दिया जाता है, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे तुलसीदास हों या केशवदास हों। लेकिन मैथिलीशरण गुप्त ने एक ऐसे लेख से प्रेरणा ग्रहण की। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस शीर्षक से
यह लेख उन्हें झकझोर देता है, उन्हें प्रेरित करता है, अंदर तक हिलाता है और वो धीरे धीरे उत्साहित होकर अब अपने महाकाव्यात्मक ग्रंथ साकेत की नायिका उर्मिला को बनाते हैं। विलक्षण और श्रेष्ठ रचना हिंदी जगत को इसी कारण मिल पाती है। मैत्रीशरण गुप्त ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने साकेत में अगर नायिका का पद उर्मिला को दिया, श्रेय उसे दिया, तो उसका कारण, उसकी प्रेरणा वह लेख है जिसे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैत्रीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, सिया रामशरण गुप्त, लक्ष्मीधर वाजपेयी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मुकुटधर पांडे, नाथूराम शंकर शर्मा, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त, ऐसे न जाने कितने उस युग के रचनाकार कवि थे जो लब्ध प्रतिष्ठित थे। उन्हें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया, उन्हें सामाजिकता, मानवता, बौद्धिकता और नारी विषयक समस्याओं से अवगत कराया, परिचित कराया, प्रेरित किया और इन विषयों पर लेखनी लिखने का मार्ग भी प्रशस्त किया। नैतिकता और आदर्शवादिता ऐसे विषयों पर द्विवेदी जी ने नए लेखकों को, युगीन लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। इस तरह काव्य रूपों के वैविध्य की बात हो, छंदों के वैविध्य की बात हो, भाषा के परिष्कार आदि क्षेत्रों में द्विवेदी जी के नेतृत्व की बात हो, एक अद्भुत सारस्वत यज्ञ वो संपन्न करते चलते हैं। द्विवेदी जी ने राष्ट्रीयता की भावना पर प्रचुर मात्रा में बल दिया। उसी का विस्तार आगे छायावादी काव्य में हमें देखने को मिलता भी है। नई शिक्षा के प्रसार पर, पाश्चात्य साहित्य अध्ययन पर, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार पर, इटली की स्वतंत्रता, रूस जापान युद्ध, जापान विजय, गांधी जी द्वारा चलाए गए जन जागृति आंदोलन, ऐसे न जाने कितने विषयों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने युगीन रचनाकारों को लिखने के लिए प्रेरित किया। एक तरह से उनका मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें बताया कि कितना महत्व है इस तरह के विषयों पर लिखना, उससे देश को कितना लाभ होगा, देश का कितना उपकार होगा, नई पीढ़ी उन सब से कितनी प्रेरित होगी, इन सब पर भी ध्यान आकृष्ट किया। आत्म बलिदान की प्रेरणा, सांप्रदायिक भेदभाव के त्याग का मूल मंत्र, ज्ञान विज्ञान के प्रति रुझान, शांति और संवेदना के विस्तार का संदेश और राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसरण की प्रेरणा, ये सब कुछ द्विवेदी जी सभी युगीन साहित्यकारों को सिखाते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मातृभूमि की वंदना, सर्वस्व उत्सर्ग की भावना, भारतीय दर्शन, कलाओं के विकास, ज्ञान विज्ञान की स्वदेशी परंपराओं और समृद्ध भारतीय साहित्य संपदा, इनके उल्लेख अपनी रचनाओं में किए। पुण्य स्मरण पर बल दिया और बताया कि हमें अपने गौरवशाली अतीत को याद करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को उससे परिचित और अवगत कराना चाहिए, सामाजिक प्रगति पर बल देना चाहिए, रूढ़ परंपराओं, कुप्रथाओं, कुरीतियों से मुक्ति का मार्ग हमें खोजना चाहिए। उन्होंने प्रेरित किया, देश की विपन्नता के मूल कारणों को जानने समझने की जिज्ञासा हमें अपने मनोमस्तिष्क में पैदा करनी चाहिए। इसलिए अपने युग के रचनाकारों को उन्होंने बताया कि आज किन विषयों पर लिखें, क्यों लिखें और किन विषयों पर न लिखें, इसकी शिक्षा भी वो देते हैं। द्विवेदी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर भी बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह पर बल दिया, अनमेल विवाह की समस्या पर खूब लिखा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक
बाह्य आडंबर आदि इनके विरोध का स्वर भी उन्होंने बुलंद किया। वास्तव में वो साहित्य की विषय वस्तु को ही बदलना चाहते थे। सामाजिक विसंगतियों का बहिष्कार करने की प्रेरणा भी साहित्य आंदोलन के विषय बन गए। सरस्वती पत्रिका ने इन सभी मुद्दों को उद्घाटित किया, उजागर किया और उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यही वह युग है जब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध आदि में किसान, अनाथ, मजदूर, जमींदारी प्रथा के अत्याचार, इन सब को अब शामिल किया जाने लगा। इसी साहित्य में देवी देवता, पौराणिक चरित्र अब सामान्य मानव के रूप में चित्रित होने लगे थे। मानव मात्र की समस्याओं को महत्व दिया जाने लगा था। इसीलिए राधा जो है वो एक सामान्य नायिका के रूप में प्रिय प्रवास में दिखाई देती है। और इसी तरह साकेत में उर्मिला जो है वो संघर्ष करती हुई, चिंतन करती हुई एक नायिका के रूप में उपस्थित होती है। नर नारी की समानता, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, मानव सेवा का संकल्प, पतिव्रत धर्म का पालन, राजधर्म उपदेश, वृत्ति का प्राधान्य, आदर्शवादिता और बौद्धिकता का बाहुल्य, नारी के प्रति श्रद्धा, उसके विभिन्न पूज्य रूपों पर लेखन, नारी की कर्तव्य निष्ठा, सेविका रूप, गौरवशाली चरित्र की प्रतिष्ठा, भारतीय प्रकृति की रमणीयता, ग्राम देवता और उसकी सुंदरता, ऐसे न जाने कितने विषय महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी से उद्घाटित हुए और उन विषयों पर साहित्यिक विषय बनाकर लिखने और लिखवाने का जो मार्ग महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उजागर किया, उद्घाटित किया, प्रशस्त किया, वह वंदनीय है। द्विवेदी जी क्लिष्ट या दुरू हिंदी के पक्षधर नहीं थे, किंतु उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों से बोझिल हिंदी को भी वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। विराम चिन्हों के प्रयोग की शिक्षा, कथ्य और वस्तु को अनुच्छेदबद्ध करने की आवश्यकता का बोध तथा प्रांतज शब्दों के स्थान पर व्यापक शब्दों के प्रयोग की वकालत वो लगातार करते रहे। वे आशातीत शब्दों के और अश्लील शब्दों के प्रयोग के घोर विरोधी थे। वे आचरण सम्मत भाषा के स्थान पर व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग की चिंता करते थे। वास्तव में देश की आज़ादी के लिए द्विवेदी जी ने एक सशक्त संपूर्ण हिंदी तैयार की, अपूर्व संकल्प पूरा किया। हिंदी भाषा की उत्पत्ति नामक पुस्तक 1925 में लिखकर द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के इतिहास पर भी प्रामाणिकता से प्रकाश डाला। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में और घोषित करवाने में द्विवेदी जी के उस लेखन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्विवेदी जी हिंदी के संदर्भ में एक भाषा और एक लिपि जैसे आदर्श को लेकर कार्य करते रहे। वे हिंदी भाषा की उत्पत्ति ठेठ संस्कृत से नहीं मानते थे, वे प्रकृत से और अपभ्रंश से हिंदी के उद्भव की बात करते थे। शब्दानुशासन के स्थान पर भावानुवाद को वो द्विवेदी जी महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए बात चाहे भावानुवाद की हो, कुमार संभवम को देख लें या दूसरी रचनाओं को देख लें, शब्द स्थापना की हो, सटीक सार्थक शब्द के चयन की हो, सबके संबंध में द्विवेदी जी के विचार बड़े स्पष्ट थे, बड़े निष्पाप थे, निर्विवाद थे। वो भाव प्रदर्शक लेखक के रूप में, वो काव्यानुवादक के रूप में, वो एक महत्वपूर्ण अनुवाद कला के ज्ञाता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कवि हृदय से संपन्न, अनुवाद कला से समृद्ध ऐसे महत्वपूर्ण और महान रचनाकार को आज हम स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रदेय के प्रति हम कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।